नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस के इस YouTube चैनल में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो जवाबदार होती हैं हमारे वर्तमान के लिए। इतिहास में कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं, इन्हीं निर्णयों के फलस्वरूप हमारा वर्तमान डिसाइड होता है। और यही कारण है कि अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जिम्मेदार पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पद पर पहुंचने के लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी होता है, ताकि हम परिस्थितियों को समझकर उचित निर्णय ले सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी बड़ी जगह पर जाकर बैठते हैं ना, किसी बड़े पोस्ट पर जाकर बैठते हैं, तो सारा खेल आपके निर्णयों से चलता है। तो इसलिए इतिहास का आपके निर्णय क्षमता को विकसित करने में कहीं ज्यादा योगदान है। इसलिए आप इतिहास को सिर्फ एक विषय के आधार पर मत पढ़िए, इतिहास के लिए एक समझ विकसित कीजिए, जिससे आपकी निर्णय क्षमता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल पर एक पृष्ठभूमि तैयार की प्लासी के युद्ध के लिए। और प्लासी का युद्ध नाम मात्र का युद्ध था, वैसे युद्ध तो हुआ नहीं था, लेकिन इसकी इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस युद्ध ने सीधे सीधे बंगाल का जो शासन है वो कौन करेगा ये डिसाइड कर दिया। तो चलिए देखते हैं। पिछली कक्षा में जैसे हमने पढ़ा था कि अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जब युद्ध की स्थिति बनती है, तो ये जो अंग्रेज थे ये आते हैं और आकर कलकत्ता और फोर्ट विलियम को जीत लेते हैं। अब कलकत्ता और फोर्ट विलियम को वापस जीतने के बाद सिराजुद्दौला जो था वो देख चुका था कि अंग्रेज शक्तिशाली हो गए हैं और सिराजुद्दौला युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता था। ऐसी स्थिति में इनके बीच होती है अलीनगर की संधि। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अलीनगर की संधि, है ना। अलीनगर की संधि, इस संधि के तहत जो सारी जगहें सिराजुद्दौला के पास थी अंग्रेजों की, वो उनको लौटा दिया गया। इसके साथ युद्ध का हर्जाना भी दिया गया और उसके साथ साथ उनको किलेबंदी करने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहां पर अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब वो आकर बंगाल का वैभव जब देखता है, तो उसके मन में आ जाता है कि नहीं यार, अब ये तो हमारा होना चाहिए, यहां पर संपूर्ण रूप से आधिपत्य हम अंग्रेजों का ही होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में ये जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, ये बस मौके की तलाश में रहता है कि कब ऐसा मौका आए कि मैं यहां पर आक्रमण करूं और इस पूरे बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूं। तो इसीलिए ये क्या करता है, छोटे छोटे कारण स्वयं उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक घटना का जिक्र आता है 20 जून 1756। 20 जून 1756 को एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है हॉलवेल। तो भैया ये हॉलवेल बताता है कि जब 15 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने हमारे कलकत्ता शहर पर और फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था, तो हमारे 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके एक 14x12 के कमरे में रख दिया था, जहां सिर्फ एक छेद था। और इस तरह से हमें 5-6 दिन तक वहां पर रखा गया। और जब उस कमरे को वापस जब खोला गया, जब अंग्रेजों ने इसको जीत लिया कलकत्ता को वापस, फिर तो सिर्फ 21 लोग जिंदा बचे हुए थे 146 लोगों में से। इस घटना को बताने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है हॉलवेल। और इस घटना को ब्लैक होल की घटना कही जाती है। ब्लैक होल की घटना।
लेकिन देखिए, इस घटना का कोई भी इतिहासकार 100% समर्थन नहीं करता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि यह घटना हो सकता है काल्पनिक हो, क्योंकि यहां पर तो क्लाइव जो बैठा है ये चाह रहा है कि कुछ तो ऐसा कारण उत्पन्न हो जिससे मैं सीधे जाके बंगाल पर आक्रमण करूं। और इसी मानसिकता का परिणाम भी इस घटना को माना जा सकता है, क्योंकि इसका कुछ उचित ऐतिहासिक जो साक्ष्य है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। ठीक, देखिए, अब इस तरह से बहुत सारी स्थितियां युद्ध की उत्पन्न करते करते एक समय ऐसा आता है कि बस अब युद्ध होने ही वाला है। युद्ध की तारीख नोट कर लीजिए आप, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। अब अंग्रेज जो थे ना, स्पेशली जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो बहुत कूटनीतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हमने पढ़ा है उसके बारे में पहले, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो षड्यंत्र करने में बहुत ज्यादा माहिर था। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, जाता है और सिराजुद्दौला के पक्ष में जो लोग होते हैं उन लोगों से बातचीत करता है, उनको लालच देता है और अपनी ओर मिला लेता है। तो इस तरह से यहां पर किसी भी युद्ध के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। तो यहां पर दो पक्ष बन जाते हैं। वॉर ऑफ प्लासी। ठीक, तो यहां पर दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष होता है अंग्रेजों का और दूसरा पक्ष होता है सिराजुद्दौला का। अंग्रेजों के पक्ष में काफी सारे सिराजुद्दौला के पक्ष के लोग मिल जाते हैं, जैसे अमीर चंद, ये एक सेठ होता है। वहीं जगत सेठ, ये एक बैंकर होता है। घसीटी बेगम हमने पढ़ा था कि सिराजुद्दौला की मौसी होती है ना। और राय दुर्लभ, ये एक सेना का उच्चाधिकारी होता है, सिराजुद्दौला की सेना का। और इसके बाद मीर जाफर, ये इसका सर्वोच्च सेनापति होता है, मीर जाफर। और इन सारे लोगों को जो अंग्रेज है अर्थात जो रॉबर्ट क्लाइव है ये अपने पक्ष में कर लेता है। अब यहां पर सिराजुद्दौला के पक्ष में कौन होता है, तो दो तीन लोग होते हैं मुख्य रूप से सिराजुद्दौला के पक्ष में भी, जैसे मीर मदान का नाम आता है, वहीं मोहनलाल का नाम आता है। मोहनलाल, मीर मदान, ये सारे जो लोग थे ये थे सिराजुद्दौला के पक्ष में। अब देखिए, इसे कहा तो गया है वॉर ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। लेकिन वास्तव में यहां पर युद्ध बिल्कुल नहीं होता है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा, युद्ध नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, जिस दिन युद्ध की तारीख तय होती है उस दिन जब युद्ध करने के लिए सिराजुद्दौला की सेना निकलती रहती है, उस समय इसका जो सर्वोच्च सेनापति मीर जाफर है यह भी इसको धोखा दे देता है। और ये जाकर सिराजुद्दौला से कहता है कि महाराज अभी रुक जाइए, अभी उचित समय नहीं है, काम करते हैं, हम कल आक्रमण करते हैं। तो प्लासी नामक गांव के पास इन दोनों की सेना, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने खड़ी हुई होती है। और ऐसी परिस्थिति में मीर जाफर अचानक से युद्ध को रुकवा देता है। और युद्ध को रुकवाने के बाद सारी सेना को मीर जाफर अपनी ओर कर लेता है और ऐसे में सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाता है। तो सिराजुद्दौला को अब दिखता है कि भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब यहां से या तो मेरी मृत्यु होगी या तो मेरा राज्य छिनाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो बिल्कुल यह सिराजुद्दौला जो होता है ये भाग जाता है मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद जब ये भागता है तो इसका पीछा करते करते ये मीर जाफर का पुत्र जाता है और जाकर यहां पर सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में मार देता है। इस तरह से फाइनली सिराजुद्दौला का जो खेल था वो खत्म होता है। और इस तरीके से जब राजा
ही नहीं रहा तो उसकी प्रजा तो फिर असहाय हो जाती है, सेना तो असहाय हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो होते हैं ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। और ये मीर जाफर जो होता है ये एक कठपुतली शासक होता है। अंग्रेज उठ बोले तो उठता था, बैठ बोले तो बैठता था, इस तरह की इसकी प्रकृति हो गई थी। बदले में अंग्रेजों को सीधे सीधे 24 परगना दे दिया जाता है, 3 लाख रुपए की राशि दे दी जाती है इसकी तरफ से गिफ्ट में। अब आप देख रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह से इस समय के आते आते जो बंगाल है उसकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से गिर चुकी, क्योंकि इनको ना तो उचित रूप से व्यापार का कर मिल रहा है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो फर्रुख शेर द्वारा दिए गए फरमान का यथोचित गलत उपयोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूर्ण रूप से डाउन हो चुकी है, पूरी फॉल डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब मीर जाफर यहां का बंगाल का नवाब बनता है। और उसके बाद इसके नवाब बनने के बाद जो अंग्रेज होते हैं उनकी इतनी ज्यादा मांग बढ़ जाती है इससे, मतलब हर 4 दिन में कुछ इतना हमको चाहिए, इतना हमको चाहिए, इस तरह से मीर जाफर से इतना ज्यादा डिमांड करते हैं कि मीर जाफर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बना तो होता है अंग्रेजों के पक्ष में आकर ही नवाब यहां का, लेकिन इतना ज्यादा मेंटली ये प्रेशराइज कर देते हैं अंग्रेज इसको कि ये फिर अब सहन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ये जो मीर जाफर होता है, आइए देखते हैं आगे। मीर जाफर, तो ये मीर जाफर जो होता है ये बंगाल में जो डच होते हैं, बंगाल में डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, फ्रांसीसी भी थे, है ना। तो मीर जाफर जो है इसकी जो घनिष्ठता है वो डचों से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे डचों से अपना संबंध काफी अच्छा कर लेता है मीर जाफर। अब इस चीज को वॉच करते रहते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज बोलते हैं कि भाई अगर तू हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकता और तुझे गद्दी पर हम ही ने बैठाया है तो फिर हम कैसे तुझे गद्दी पर रहने दे सकते हैं। और इस तरह से अंग्रेज जो है वो डिसाइड करते हैं कि मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर बात है ये 1759 के आसपास की, ठीक है। तो 1759 में ये सारी चीजें 2 साल तक तो जैसे तैसे मीर जाफर झेलता है अंग्रेजों को, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर पाता जब, तो डचों के पक्ष में आ जाता ही है। और इस चीज को वॉच जब अंग्रेज करते हैं, 1759 के आसपास की ये घटना है, तो सोचते हैं कि अब मीर जाफर को नहीं रहने दिया जाए यहाँ का नवाब, इसको हटा दिया जाना चाहिए। अब अंग्रेज क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1759 में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। और इस बेदरा के युद्ध से ये सबसे पहले तो तुम मीर जाफर का साथ दे रहे हो तो पहले तुमको मारेंगे हम, तो इस तरह से डचों को गायब कर देते हैं मार के। मतलब डचों का भारत में जो पतन है वो यही 1759 के बेदरा के युद्ध से होता है। और इसके बाद हमने कर्नाटक युद्ध जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है, वांडीवाश का युद्ध। इस युद्ध से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भारत से भगा दिया। तो कुल मिलाकर देखिए 2 बड़ी शक्तियों का पतन इसी 1 साल के अंदर हो गया। 1759 में बेदरा के युद्ध से डचों को इन्होंने भगा दिया और 1760 में वांडीवाश के युद्ध से फ्रांसीसियों को इन्होंने भगा दिया। अब अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को फाइनली यहां से हटा देते हैं और इसके बदले बनाते हैं मीर कासिम को यहां का नवाब अंग्रेज घोषित कर देते हैं। अब देखिए इस तरह से सारी परिस्थिति बन गई। प्लासी का युद्ध भी हो गया, जो कि युद्ध था नहीं, युद्ध कहा जाता है क्योंकि बंगाल की राजनीति में किसका स्थायित्व बना रहेगा इस चीज को डिसाइड करता है 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध। और इस तरह से हमने देखा कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटा दिया और उसके बदले मीर कासिम को यहां का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम कौन कौन से कार्य करता है, मीर कासिम
क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट के काम करता है, किस तरह से वो अंग्रेजों द्वारा वो भी प्रताड़ित होता है। इन सारी घटनाओं का ही परिणाम होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। तो हमारी जो अगली क्लास है वो कुछ मीर कासिम के शासन पद्धति पर, और फिर बाकी जो रेस्ट क्लास रहेगी वो बक्सर के युद्ध पर बेस्ड रहेगी। तो इस क्लास में बस इतना ही। आप बहुत अच्छे से पढ़िए इन सब चीजों को, क्योंकि एग्जाम में आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, और कहीं पर भी अगर समझ नहीं आता तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछिए, आपको सारे कमेंट का आंसर प्रॉपर मिलेगा, मैं ये आश्वासन देता हूं। तो इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।